गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि संभावना है सितंबर माह में आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी, तो परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आज हम लेकर के आए हैं विज्ञान विषय वस्तु के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुविकल्पी रूप में है। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन विज्ञान के अंतर्गत बहुविकल्पी हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, एक्सरे का आविष्कार किया है। क्या दिया हुआ है? एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो पहला विकल्प है मार्कोनी। ये नहीं होगा क्योंकि मार्कोनी ने रेडियो की खोज किया था। क्या किया था? रेडियो की। क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो चार विकल्प दिया हुआ। पहला है मार्कोनी। मार्कोनी ने क्या किया था? रेडियो की खोज किया था। दूसरा दिया है एडिसन। यह विकल्प नहीं होगा। एडिसन ने क्या किया था भाई? एडिसन ने बल्ब की खोज किया था, तो यह भी विकल्प नहीं होगा। तीसरा है ऑटो हान। ऑटो हान ने परमाणु विखंडन की खोज किया था, इसलिए यह भी क्वेश्चन विकल्प गलत होगा। अगला विकल्प है विलियम रॉजेन, तो यही विकल्प सही होगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? विलियम रॉनजेन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यातायात के साधनों में कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है? दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित यातायात के साधनों में कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है? तो यहाँ चार विकल्प सामने दिए हुए हैं। लिखा है बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, साइकिल और ऊंट। तो थोड़ा सा हम लोग प्रौद्योगिकी को समझ लेते हैं। प्रौद्योगिकी कहते किसे हैं? हालांकि आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया गया, विज्ञान के नियमों एवं अनुसंसाधनों का जो मानव हित में प्रयोग किया जा रहा है उसे प्रौद्योगिकी कहते हैं। लेकिन विकल्प ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित यातायात के साधनों में कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है? तो यहाँ दिया है बैलगाड़ी नहीं होगा, घोड़ा गाड़ी नहीं होगा, यहाँ दिया है साइकिल। तो यातायात के साधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन क्या है? साइकिल। ऊंट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प होगा दूसरा, साइकिल। यातायात के साधनों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है क्या? साइकिल। ठीक। अब तीसरा और अगला क्वेश्चन है एजुसेट क्या है? एजुसेट क्या है? तो यहाँ दिया हुआ चार विकल्प। पहला है शैक्षिक कार्यक्रम। तो शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत एजुसेट नहीं आता है, इसलिए विकल्प गलत होगा। शैक्षिक समिति, भाई शैक्षिक समिति के अंतर्गत भी एजुसेट नहीं आता है, इसलिए यह भी विकल्प गलत होगा। अगला दिया हुआ है शैक्षिक उपग्रह। तो एजुसेट क्या है? एक शैक्षिक उपग्रह है, इसलिए यह सही होगा। इनमें से कोई नहीं, यह भी गलत होगा। तो एजुसेट क्या है? शैक्षिक उपग्रह है। क्या है? शैक्षिक उपग्रह है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को कहते हैं। कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को कहते हैं। चार विकल्प आपके सामने
दिखाई दे रहा होगा। पहला है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का संबंध कृषि से नहीं है, ये दुग्ध से संबंधित है, इसलिए यह विकल्प गलत होगा। पेपर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, लिख रहा है कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को कहते हैं, यानी आशा से अधिक जो वृद्धि हुआ। पहला क्या, श्वेत क्रांति नहीं होगा। दूसरा क्या, हरित क्रांति। क्या होगा, हरित क्रांति, यही विकल्प सही होगा। यह भी गलत होगा, इनमें से कोई ये नहीं होगा। हरित क्रांति में भाई कृषि के नए नए उन्नतशील जातियों की खोज के लिए हरित क्रांति आया, और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एस.एस. स्वामीनाथन हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को कहते हैं, तो क्या कहेंगे, हरित क्रांति। तो देखिए, दो क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा आपको। अगर ये पूछता है कि हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तब आप कहेंगे नॉर्मन ई. बोरलॉन्ग। और क्वेश्चन अगर यह पूछता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो आप कहेंगे डॉक्टर एस.एस. स्वामीनाथन। अब अगला क्वेश्चन, ईंधन के आधुनिक रूप हैं। तो अधिकांश या सभी लोग जान रहे होंगे ईंधन का जो आधुनिक रूप है वो है एलपीजी। मिट्टी का तेल ये ईंधन का पुराना रूप है, लकड़ी भी पुराना रूप है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यह है ईंधन का आधुनिक रूप है। हर घरों में इसी से खाना बनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है ईंधन के आधुनिक रूप हैं। तो मिट्टी का तेल पुराना रूप है, एलपीजी नया है, लकड़ी पुराना है। उपरोक्त में से सभी यह गलत होगा, क्योंकि आधुनिक रूप पूछ रहा है कि ईंधन का आधुनिक रूप क्या है। तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन मनोरंजन के साधन हैं। तो दे रहा है मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं। मनोरंजन के साधन कौन हैं, दिया है कंप्यूटर, वीडियो गेम, टेलीविज़न, उपरोक्त सभी। तो मनोरंजन के कंप्यूटर भी मनोरंजन का एक साधन है, वीडियो गेम है, टेलीविज़न है। तो इसका विकल्प क्या होगा, उपरोक्त सभी मनोरंजन के साधन हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा, चौथा, मनोरंजन के उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। अब अगला क्वेश्चन है द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है। द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है। तो यहाँ दिया हुआ है ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन नहीं होगा, क्योंकि ऊर्ध्वपातन में सीधे ठोस से द्रव की अवस्था में होता है। तो यहाँ दिया हुआ है वाष्पन, यही सही होगा। संघनन जो वर्षा की बूंदों के रूप में होता है, ये होता है, इसलिए यह भी गलत होगा। इनमें से कोई नहीं, यह भी होगा। तो दे रहा है कि द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है। ऊर्ध्वपातन गलत होगा, वाष्पन सही विकल्प होगा। क्या होगा, सही। द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातन का, देखिए अभी इसके पहले भी क्वेश्चन में ऊर्ध्वपातन का नाम आया है। ऊर्ध्वपातन का उपयुक्त उदाहरण है, ऊर्ध्वपातन का उपयुक्त उदाहरण है। तो दिया हुआ है नौसादर, कपूर, हीरा, और दिया है पहला और दूसरा विकल्प।
तो ऊर्ध्वपातन का जो उदाहरण होता है वह नौसादर भी है, कपूर भी है, हीरा नहीं है। तो इसमें इसलिए विकल्प चौथा सही होगा। कौथा विकल्प? चौथा विकल्प सही होगा। कौथा? चौथा विकल्प। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है नौसादर और कपूर, दोनों ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। जैसे कपूर को जब जलाया जाता है तो क्या होता है? सीधे ठोस से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल वाष्प का द्रव में बदल जाना क्या कहलाता है? जल वाष्प का द्रव में बदल जाना कहलाता है गलनांक नहीं होगा, वाष्पन नहीं होगा। अभी हमने कहा था भाई जो बूंदों के रूप में होता है उसे कहते हैं क्या? संघनन। क्या होगा? संघनन। तो जल वाष्प का द्रव में बदल जाना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। तो इन चारों विकल्पों में से तीसरा विकल्प सही होगा। क्या हो जाएगा? संघनन। तो जल वाष्प का द्रव में बदल जाना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन, दाब का मात्रक है, दिया हुआ है न्यूटन मीटर। क्या दिया हुआ है? न्यूटन मीटर। अगला दिया हुआ है किलोग्राम, जूल, न्यूटन प्रति मीटर। तो दाब का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर नहीं होगा, किलोग्राम भी नहीं होता है, जूल भी नहीं होगा। दाब का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। P बराबर F/ma। तो दाब का जो मात्रक है वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी हाँ, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र कहाँ स्थित होते हैं? पत्ती में जो रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र का काम वातोत्सर्जन क्रिया में सहायता करना। जैसे मनुष्यों में पाया जाता है उत्सर्जन, उसी तरह से पौधों में पाया जाता है क्या? वातोत्सर्जन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र कहाँ स्थित होता है? पहला विकल्प है निचली सतह, दूसरा ऊपरी सतह, तीसरा डंठल पर, चौथा पर्णाधार पर। तो पत्ती में पाए जाने वाला रंध्र जो होता है, कभी आप पत्ती को देखे होंगे तो उसकी निचली सतह पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? निचली सतह पर। ऊपरी सतह गलत होगा, डंठल में तो पाया ही नहीं जाता, पर्णाधार में तो पाया, क्योंकि पर्णाधार पर पत्ती टिकी होती है। तो कह रहा है कि पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र कहाँ स्थित होते हैं? तो सही आपका उत्तर होगा निचली सतह में। कहाँ होगा? निचली सतह में, सतह पर। अगला है, पौधों में मूल रोम किस अंग में पाया जाता है? जब आप पहले सेमेस्टर में रहे होंगे तो वहाँ आपको जड़ के बारे में बताया गया, जड़ों में क्या क्या पाया जाता है। वहीं पर पाया जाता है जड़ों में मूल रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मूल रोम। और मूल रोम का काम होता है जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करके पौधों के समस्त भागों तक पहुंचा देना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पौधों में मूल रोम किस अंग में पाया जाता है? तो तने में मूल रोम पाया नहीं जाता, तो विकल्प गलत होगा। पत्तों में भी नहीं पाया जाता है, पुष्प में भी नहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है मूल रोम? जड़ में। कहाँ? तो जड़ में। तो विकल्प क्या सही होगा? जड़। पौधों में मूल रोम किस अंग में पाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा जड़ में। अब अगला क्वेश्चन, पुष्प का नर भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? पुष्प का नर भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, करोला,
एंड्रोशियम और गायनोशियम। यहाँ दिया हुआ है पुष्प का नर भाग पूछ रहा है। तो पुष्प का जो 4 भाग है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। पहला विकल्प दिया हुआ पुंकेसर, दूसरा स्त्री केसर, तीसरा दलपुंज, चौथा वाह्य दलपुंज। तो पुष्प का जो नर भाग होता है जिसे पुंकेसर के नाम से जानते हैं, और यह पुष्प का मादा भाग है, और यह पुष्प का दलपुंज, और यह है वाह्य दलपुंज। यानी पुष्प के 4 भाग होते हैं, वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर जिसका नाम पुमंग या पुष्प का नर भाग, स्त्री केसर या इसे जायांग कहते हैं। तो पुष्प का जो नर भाग निम्नलिखित में कौन सा है? तो सही विकल्प होगा पुंकेसर। क्या हो जाएगा? पुंकेसर। अब अगला क्वेश्चन है, एल्कीन का उदाहरण है। देखिए 2 चीजें, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का उदाहरण है, दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा एथेन, मेथेन, एसिटिलीन, इनमें से कोई नहीं। तो एल्कीन और एल्काइन कंफ्यूजन में तो ये पूछ रहा है एल्कीन का उदाहरण है, तो एथेन नहीं होगा, मेथेन भी नहीं होगा, एथिलीन। क्या होगा? एथिलीन इसका सही उत्तर हो जाएगा, एथिलीन। क्या हो जाएगा? एथिलीन। अब अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है, क्या पाया जाता है ये भी देखना होगा। कार्बन, जिंक, लेड, क्लोरीन। तो कार्बनिक यौगिकों में क्या बताया? कार्बन पाया जाता है, जिंक नहीं पाया जाएगा, लेड भी नहीं पाया जाएगा, क्लोरीन भी नहीं पाया जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है, तो सही उत्तर होगा क्या? कार्बन। फिर अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन्स निम्नलिखित में से है। क्या कह रहा है? पादप हार्मोन्स निम्नलिखित में से है। क्या कह रहा है? पादप हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स का सही हो गया, पौधों में कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं? पौधों में हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि पादप हार्मोन्स निम्न में से कौन है? तो दिया है विकल्प ऑक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। तो देखिए जो इंसुलिन होता है यह मधुमेह, एस्ट्रोजन नारी विकास, रिलैक्सिन प्रसव क्रिया में सहायता, ये सब क्या है? मानव हार्मोन्स हैं। तो विकल्प बचता है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स ये सही विकल्प होगा, सही उत्तर होगा। पादप हार्मोन्स निम्न में है, तो सही उत्तर होगा ऑक्सिन्स। क्या होगा? ऑक्सिन। तो आज एक छोटी श्रृंखला लेकर के हम आए थे। अगले वीडियो में हम और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे। तब तक इन क्वेश्चनों को आप मेहनत से पढ़िए।